वेलकम टू बिहार मैटर्स। मैं आज के इस विस्तृत व्याख्यान में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करती हूँ। जी, सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज के लेक्चर 4 पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं और हमारा आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर का संवैधानिक जनादेश। बिल्कुल। और मैं यहाँ शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो विषय है ये हमारे बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और जो टीचर एग्जाम्स हैं उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। एकदम सही कहा आपने। हमारा जो आज का मिशन है वो सिर्फ अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि हम राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और बिहार की राजनीति में उनकी असल भूमिका का एक पूरा खाका तैयार करेंगे। जी, और मेरा जोर इस बात पर रहेगा कि अभ्यर्थी प्रीलिम्स के जो एग्जाम ट्रैप्स होते हैं, मतलब जो परीक्षा के जाल होते हैं, उनसे कैसे बचें। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास वैचारिक स्पष्टता या जिसे हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहते हैं वो नहीं है तो मेंस परीक्षा में उत्तर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना तो बात नहीं बनेगी। तो चलिए सबसे पहले संवैधानिक आधार से शुरुआत करते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा संविधान राज्यपाल को किस रूप में स्थापित करता है। जी, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 153 यानी आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। सही बात है। और फिर तुरंत बाद आर्टिकल 154 ये घोषित करता है कि राज्य की जो पूरी कार्यकारी शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राज्यपाल में निहित होगी। और यहीं पर अक्सर छात्र थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि सारी शक्तियां उनके पास हैं, लेकिन फिर हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, एक नाम मात्र का कार्यकारी, जिसे हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या डी ज्यूरे हेड कहते हैं। बिल्कुल। और जो वास्तविक शक्ति है, जो रियल पावर है, वो तो मुख्यमंत्री के पास होती है। तो मेरे दिमाग में यहाँ एक विश्लेषणात्मक प्रश्न आ रहा है। जी, पूछिए। अगर असली शक्ति मुख्यमंत्री के ही पास है तो संविधान में एक नाम मात्र के प्रमुख के पद को इतनी प्रमुखता आखिर क्यों दी गई है? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। देखिए, इसका उत्तर हमारे संघीय ढांचे में छिपा है। वास्तविक शक्ति भले ही मुख्यमंत्री के पास हो, लेकिन राज्यपाल केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब वे एक तरह से रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाली भूमिका में होते हैं। अच्छा, मतलब वे एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, आप इसे एक इमारत के स्मोक डिटेक्टर की तरह समझ सकते हैं। जैसे सामान्य दिनों में वो चुपचाप रहता है, लेकिन जैसे ही कोई संवैधानिक संकट आता है वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। ये उदाहरण बहुत सटीक है। तो पद की इस प्रकृति को समझने के बाद अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि इस पद पर आसीन कैसे हुआ जाता है। जी, नियुक्ति और कार्यकाल, यहीं से तो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। एकदम। तो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यहीं पर बीपीएससी का सबसे बड़ा ट्रैप छिपा है। वो कैसे? देखिए, परीक्षा में विकल्प आते हैं कि राज्यपाल निर्वाचित होते हैं या चयनित होते हैं। छात्रों को लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वैसे ही इनका भी होता होगा। अच्छा, तो वो इलेक्टेड वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। जी, जबकि ये पूरी तरह गलत है। राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, वे केवल नियुक्त यानी अपॉइंटेड होते हैं। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी ताकि राज्य में सत्ता के दो समानांतर केंद्र ना बन जाएं। मतलब एक ही राज्य में दो चुने हुए नेता होंगे तो टकराव तो होगा ही, ये बहुत ही स्पष्ट कारण है। अब अगर हम कार्यकाल की बात करें जो आर्टिकल 156 में है, जी, सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड के लिए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। एकदम सही। 5 वर्ष सिर्फ एक सामान्य परंपरा है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति के माध्यम से उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। ये कोई फिक्स्ड गारंटी वाली नौकरी नहीं है। ये तो बहुत ही अस्थिर स्थिति लगती है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के लिए शायद जरूरी है। अब अगर योग्यताओं पर आएं, जो आर्टिकल 157 और 158 में दी गई हैं। जी, क्वालिफिकेशंस। भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए।
लेकिन एक उम्र की सीमा है, न्यूनतम 35 वर्ष। जी, 35 वर्ष की आयु इसलिए रखी गई है ताकि व्यक्ति के पास पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव हो, एक परिपक्वता हो। सही बात है। अब मैं एक और बड़े ट्रैप की तरफ आना चाहूंगी। आर्टिकल 159 के तहत शपथ यानी ओथ। यहाँ तो बहुत से अभ्यर्थी गलती करते हैं। हाँ, क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो आमतौर पर यही लगता है कि शपथ भी वही दिलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द्वारा दिलाई जाती है। मतलब नियुक्ति दिल्ली से हो रही है लेकिन शपथ राज्य के स्तर पर हो रही है। बिल्कुल। अभ्यर्थियों को इस अंतर को एकदम दिमाग में बिठा लेना चाहिए। चलिए, तो नियुक्ति और योग्यताओं का खाका तो साफ हो गया। अब एक बार नियुक्त होने के बाद संविधान राज्यपाल को कौन-कौन सी शक्तियां प्रदान करता है, इसका थोड़ा विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जी, शक्तियों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियों में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति शामिल है। लेकिन यहाँ एक नोट करने वाली बात है। जी बताइए। वास्तविकता में ये सारी नियुक्तियां मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होती हैं। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त नहीं कर सकते। मतलब कागजों पर नाम राज्यपाल का है लेकिन फैसला मुख्यमंत्री का है। एकदम सही। अच्छा, अब विधायी शक्तियों पर आते हैं जो परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा का सत्र बुलाना, जिसे समन्स कहते हैं। जी, और सत्रावसान करना यानी प्ररोग करना। और सबसे बड़ी शक्ति विघटन करना यानी डिसॉल्व करना। इसके अलावा चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करने का काम भी उन्हीं का है। बिल्कुल। और विधायी शक्तियों में ही एक बहुत ही जटिल हिस्सा है विधेयक शक्तियां, जो आर्टिकल 200 में आती हैं। जब कोई बिल पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं? देखिए, वे या तो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं यानी असेंट, या फिर वे बिल को रोक सकते हैं जिसे विथहोल्ड करना कहते हैं। और क्या वे बिल को वापस भी कर सकते हैं? जी, वे उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। और चौथा विकल्प है कि वे उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं यानी रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक तार्किक प्रश्न पूछना है जो अक्सर छात्रों के मन में भी आता है। जी बिल्कुल, पूछिए। अभी आपने कहा कि वे बिल को वापस कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल धन विधेयक यानी मनी बिल को वापस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ये बीपीएससी प्रीलिम्स का बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। वही तो। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण बहुत ही तार्किक है। धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व सिफारिश यानी प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही विधानसभा में पेश किया जाता है। ओह, मतलब उन्होंने पहले ही अनुमति दे दी थी। बिल्कुल। अब चूंकि वो बिल उन्हीं की अनुमति से सदन में पेश हुआ था, तो जब वो पास होकर वापस उनके पास आता है तो वे उसे पुनर्विचार के लिए कैसे लौटा सकते हैं? ये तो तार्किक नहीं होगा ना। एकदम सही। मतलब आपने ही हाँ कहा था तो अब आप ना कैसे कह सकते हैं? बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट हुआ ये। जी। अब वित्तीय शक्तियों की बात करें तो बजट भी उन्हीं के नाम पर पेश होता है। और न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्तियां आती हैं। हाँ, क्षमादान, प्रविलंबन और विराम। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है ना? जी, बहुत बड़ा अपवाद है। राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकते। फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो मतलब वे सजा को टाल सकते हैं लेकिन पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। एकदम सटीक। चलिए, अब तक तो हमने देखा कि वे ज्यादातर काम मुख्यमंत्री की सलाह पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां वे स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। और उन्हें हम विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं। जैसे कि जब चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले यानी नो क्लियर मेजॉरिटी हो। जी, त्रिशंकु विधानसभा के समय तब वे अपने स्वतंत्र निर्णय के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और एक और बहुत ही अहम शक्ति है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। सही बात है। अगर उन्हें लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो वे सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं। अच्छा, अगर हम मेंस परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा के जो छात्र हैं वे इस भूमिका को कैसे समझाएंगे? मतलब उत्तर लेखन में क्राइसिस मैनेजर और लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जैसे शब्दों का उपयोग कैसे किया जाए? देखिए, मेंस में आपको गहराई दिखानी होती है। आपको ये समझाना होगा कि राज्यपाल राज्य में संवैधानिक शासन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सुनिश्चित करते हैं। जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है
तो वे एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में काम करते हैं और स्थिरता लाते हैं। और चूंकि वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो वे केंद्र राज्य समन्वय भी स्थापित करते हैं। बहुत ही अकादमिक और बेहतरीन व्याख्या है यह। ये शब्द सीधे मेंस के उत्तरों में वजन डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए सत्र के अंत की ओर बढ़ते हैं। एक बार तेजी से अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड की जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। जी, अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उम्र न्यूनतम 35 वर्ष। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन असल में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बिल्कुल। और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं। एकदम सही। तो सभी अभ्यर्थियों को निर्देश है कि वे इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और शक्तियों का बार बार रिवीजन करें। बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज का अगला सत्र भी बहुत जल्द आएगा। जी, रिवीजन करते रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और जाने से पहले हम अभ्यर्थियों के लिए एक वैचारिक प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जरा सोचें। संविधान ने राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी बनाया है और केंद्र का प्रतिनिधि भी। एक दोहरी भूमिका है। हाँ, तो जब राज्य और केंद्र में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों, तो क्या ये दोहरी भूमिका हमारे संघीय ढांचे में यानी फेडरलिज्म में तनाव पैदा करती है या फिर एक संतुलन स्थापित करती है? बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। इस पर अभ्यर्थियों को खुद से विचार करना चाहिए और उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।